देखिए, ज्योग्राफिकल थॉट की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो अलग-अलग स्कॉलर्स हुए हैं, जैसे रोमन, ठीक है? और आपके अमेरिकन, ब्रिटिश, रशियन और ग्रीक स्कॉलर्स, इन सब का कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि इन्होंने ज्योग्राफी में कैसे-कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है? तो ये ज्योग्राफिकल थॉट की पार्ट 1 वीडियो में हम लोग रोमन ज्योग्राफर्स का स्टडी करेंगे और अगर जो पॉसिबल रहा तो हम कोशिश करेंगे कि हम ग्रीक स्कॉलर्स भी कवर कर सकें, ठीक है? तो हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं रोमन स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है? देखिए आपके सामने लिखा है रोमन भूगोलवेताओं का योगदान। इसमें जो अंडरलाइन पॉइंट है सिर्फ वही आपको याद रखना है, सारा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? देखिए, रोमन भूगोलवेताओं ने मुख्यतः ऐतिहासिक और प्रादेशिक भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहली लाइन तो आपको क्लियर हुई कि जो रोमन जोग्राफर्स थे उनका मेजर कंट्रीब्यूशन किस में था? रीजनल ज्योग्राफी में, ठीक है? उनका रीजनल ज्योग्राफी में मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। अब कौन-कौन से फेमस हुए हैं? सबसे पहले आइए स्ट्रेबो पे, ठीक है? स्ट्रेबो के बराबर में देखिए मैंने लिखा हुआ है नियतिवाद, है ना? स्ट्रेबो नियतिवाद थे मीन्स डिटर्मिनिस्ट थे। नियतिवाद क्या होते हैं? कि जो ये कहते हैं कि प्रकृति मानव से ऊपर है। तो स्ट्रेबो को नियतिवादी विचारक माना गया है। स्ट्रेबो ने उस समय के बसे हुए, उस समय मीन्स जो स्ट्रेबो का टाइम पीरियड था, उस समय के बसे हुए संसार के ज्ञात भाग का 17 पुस्तकों की ग्रंथमाला, ज्योग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया, जैसे मान लीजिए वाइल्ड लाइफ एनसाइक्लोपीडिया आता है ना, एक मोटी सी किताब होती है जिसमें बहुत सारे जीव जानवरों के बारे में बताया होता है। वैसे ही उन्होंने क्या किया था कि अपने टाइम में, जो उनका अपना टाइम था, उस टाइम पर उन्होंने 17 बुक्स की को कंबाइंड करके, ठीक है? ये याद रखिएगा 17 बुक्स थी। 17 बुक्स को कंबाइंड करके एक एनसाइक्लोपीडिया बनाया था, ठीक है? और ठीक है, मतलब एक तरह से डिक्शनरी से टाइप बनाया था उन्होंने। तो ये काम किसका था? 17 बुक्स को कंबाइंड करके एक एनसाइक्लोपीडिया बनाऊं, स्ट्रेबो का, ठीक है? दूसरे पे आइए, स्ट्रेबो द्वारा तत्कालीन समस्त भौगोलिक ज्ञान को एक साथ एकत्रित कर एक सामान्य पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करना पहला प्रयास था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने इसमें अंडरलाइन नहीं किया लेकिन आप इसे पढ़ेंगे, ठीक है? कि एक सामान्य पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करने का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? ठीक है? समस्त भौगोलिक ज्ञान को स्ट्रेबो ने किया था, ठीक है? तीसरे पॉइंट पर आइए, प्राचीन भूगोल के विषय में जो जानकारी आज उपलब्ध है वह मुख्य रूप से स्ट्रेबो की ज्योग्राफी से ही लिया गया है। स्ट्रेबो की ज्योग्राफी क्या है? ये बुक जो एनसाइक्लोपीडिया थी, उसका नाम है ज्योग्राफी, ठीक है? तो ये कहा जाता है कि अगर जो आज हमें प्राचीन काल के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो वो किससे मिलती है? स्ट्रेबो की ज्योग्राफी से मिलती है, ठीक है? स्ट्रेबो ने 43 ग्रंथों की रचना ऐतिहासिक स्मृतियां हिस्टोरिकल मेमोरीज के शीर्षक से की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। जो स्ट्रेबो लिखा है ना, स्ट्रेबो ने 43 ग्रंथों की रचना की थी एक साथ, जिसे हिस्टोरिकल मेमोरीज नाम दिया, यानी हिस्टोरिक में क्या क्या मेमोरीज रही हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, ठीक है? तो एक तो 17 पुस्तकों की ग्रंथमाला ये वाली लाइन, और एक ये 43 पुस्तकों की ग्रंथमाला वाली लाइन, ठीक है? हिस्टोरिकल मेमोरीज, ठीक है? और देखिए मैंने यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है, मैंने कई बुक से कलेक्ट करके लिखा है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत घिचपिच दिखाई दे रही है। कास्ट टोपोग्राफी के बारे में किसने बताया था? स्ट्रेबो ने बताया था। कास्ट टोपोग्राफी कौन सी? जो यूगोस्लाविया में चूना पत्थर वाली बनती हैं, ठीक है? उसके बारे में किसने बताया था? स्ट्रेबो ने। स्ट्रेबो प्रथम विद्वान था जिसने संपूर्ण भौगोलिक प्रबंध, उसकी सभी चारों शाखाएं, मैथमेटिकल, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल के संबंध में लिखा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये फर्स्ट वो थे स्कॉलर जिन्होंने मैथमेटिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी और हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के बारे में लिखा था, ठीक है? इतिहास के विकास पर भूगोल के प्रभाव का वर्णन करते हुए यह लिखते हैं कि इटली की विशेष सुरक्षित भौगोलिक स्थिति के कारण इस देश के निवासी प्रगतिशील और विकासशील रहे, ठीक है? कहने का मतलब क्या है? एक मिनट दरअसल, हाँ देखिए अब सही है। भूगोल के इतिहास के बीच गहरे संबंध को उन्होंने स्पष्ट किया। और क्या लिखते हैं वो? इतिहास के विकास पर भूगोल का प्रभाव, कि इटली इतना डेवलप्ड और क्यों है? क्योंकि उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है। आप जानते हैं इटली की लोकेशन कहाँ पर है? यूरोप में मेडिटेरियन सी के पास है। तो यूरोप में मेडिटेरियन सी के पास इटली की लोकेशन की वजह से वो इतना डेवलप्ड है, ठीक है? मीन्स बात किस पर आई सारी? लोकेशन पर। ज्योग्राफिकल लोकेशन इटली की ऐसी है। तो ये वाला पूछ सकते हैं कि इटली की डेवलपमेंट के बारे में, या इटली के जो प्रगतिशील लोग हैं, विकासशील लोग हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं कि उसकी भौगोलिक लोकेशन की वजह से वो ऐसा है, ठीक है? ये बात किसने बताई थी? स्ट्रेबो ने बताई थी। स्ट्रेबो को नियतिवादी चिंतन कहा गया है, ये आप पढ़ चुके हैं। उसने पहली बार एटलस और वेसुवियस पर्वत का वर्णन किया। एटलस पर्वत कहाँ पर है? ये आपका अफ्रीका में है, ठीक है? एटलस पर्वत है ये वाला एटलस नहीं है जो आप देखते हैं बुक। एटलस पर्वत और विसुवियस पर्वत, वो विसुवियस ज्वालामुखी पढ़ा है ना आपने टाइप्स ऑफ वोल्केनोज में, तो उसका सबसे पहले किसने बताया था? स्ट्रेबो ने बताया था। और विसुवियस को जलता हुआ पर्वत किसने कहा था? स्ट्रेबो ने कहा था, ठीक है? विसुवियस को जलता हुआ पर्वत स्ट्रेबो ने कहा था, ठीक है? इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये यही चीज़ होती है थॉट में सबसे ज़्यादा, कि आपने कंट्रीब्यूशन में क्या याद रखा है, स्ट्रेबो ने क्या बात कही है क्या नहीं कही। जैसे अब उसमें आइए,
तो उसने सबसे पहले एटलस और विषुवत पर्वत का वर्णन किया था और विषुवत को जलता हुआ पर्वत कहा था। उसने अधिवासित प्रदेशों के लिए ओकुमेन शब्द का यूज किया। ओकुमेन क्या होता है? जो निवास प्रदेश होते हैं, जिसे वर्तमान समय में इक्यूमेन कहा गया है। देखिए इस चीज का ध्यान रखना कि ओकुमेन, OIKOUMENE और इक्यूमेन दोनों वर्ड एक ही हैं, लेकिन क्या है, ओकुमेन वर्ड किसने यूज किया था? स्ट्रेबो ने किया था। इक्यूमेन किसने यूज किया था? इरोटेस्थनीज ने किया था। ठीक है, दोनों में फर्क है। लेकिन ओकुमेन को क्या कहा गया है? निवास स्थान, जहां निवास किया जाता है। इक्यूमेन को भी निवास स्थान कहा जाता है। ठीक है, बस फर्क क्या है प्रोनाउंसिएशन में। ओकुमेन स्ट्रेबो का है, इक्यूमेन इरोटेस्थनीज का है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। स्ट्रेबो ने पृथ्वी को दीर्घात ऑब्लॉग माना। ठीक है, पृथ्वी को दीर्घात, ऑब्लॉग क्या होता है? आप फिगर देखना इंटरनेट पे, ऑब्लॉग की कैसी फिगर होती है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? स्ट्रेबो ने कहा था। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके दूसरे, पिलनी। दूसरे स्कॉलर हैं आपके पिलनी। ठीक है, इन्होंने हिस्टोरी नेचुरलिस्ट नामक बुक लिखी। ये बहुत फेमस किताब है इनकी। देखिए कंफ्यूज मत होना, हिस्टोरिकल मेमोरीज स्ट्रेबो की है, जिसमें 43 ग्रंथों का दर्शन की बात की गई है। ये हिस्टोरिया नेचुरलिस्ट है। ये किसकी है? ये पिलनी की है। ठीक है, जिसमें किस चीज़ का वर्णन मिलता है? ब्रह्मांड, जीव विज्ञान और मानव विज्ञान का। ठीक है, अब देखिए कुछ और भी हैं पिलनी की बुक्स, जो मैंने ऊपर रेड कलर में लिखी हैं। हिस्टोरी नेचुरलिस्ट तो है ही, हिस्ट्री ऑफ वॉर इन जर्मनी, और फिर है हिस्ट्री ऑफ हिज ओन टाइम। ये बहुत फेमस बुक्स हैं जो मैंने अलग से ऐड ऑन की थी पिलनी की, ये आपको याद रखनी है। फिर आते हैं आपके टॉलमी। ठीक है, टॉलमी की बुक है प्लेनेटरी हाइपोथेसिस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। प्लेनेटरी हाइपोथेसिस क्या होता है? प्लेनेटरी, ये जो सोलर सिस्टम में होता है ना प्लैनेट्स का मूवमेंट, उसको कहते हैं प्लेनेटरी। तो प्लेनेटरी हाइपोथेसिस किसकी बुक है? टॉलमी की है। ऊपर देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मानी मानचित्र प्रक्षेप, जो हम पढ़ते हैं ना, बोन प्रोजेक्शन, शंकु आकार प्रक्षेप, है ना, ये सब जो पढ़ते हैं, बेलनाकार प्रक्षेप, ये सारे किसने स्टार्टिंग किसने दी थी? टॉलमी ने दी थी सबसे पहले। इनकी इनकी एक फेमस बुक है अल्मागस्ट। ठीक है, जिसमें खगोल विज्ञान के बारे में बताया हुआ है, मीन्स एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया हुआ है। क्या बुक है इनकी? अल्मागस्ट बुक है इनकी। और कौन सी बुक्स हैं इनकी? ज्योग्राफी के सिंटैक्सिस, ज्योग्राफी सिंटैक्सिस, द आउटलाइन ऑफ जियोग्राफी, एनिलिमा और ज्योग्राफिया। ठीक है, ज्योग्राफी सिंटैक्सिस, द आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी, एनिलिमा और ज्योग्राफिया। देखिए ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफिया और ज्योग्राफी में बहुत फर्क है। ज्योग्राफिया है टॉलमी की, ज्योग्राफी है स्ट्रेबो की। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसने ही सर्वप्रथम मानचित्र के प्रक्षेप के संबंध में अक्षांश व देशांतर शब्द का यूज किया। देखिए अक्षांश व देशांतर शब्द का यूज तो पहले भी किया जा चुका था, लेकिन मानचित्र प्रक्षेप प्रोजेक्शन में लेटलॉन्ग का यूज किसने किया था? टॉलमी ने किया था सबसे पहले। ठीक है, ऊपर की तरफ देखिए एक बार, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है मैंने, टॉलमी जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो कोई पूछे आपसे जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी? तो टॉलमी ने दी थी। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, कुछ विद्वान उसे साहित्यिक चोर की संज्ञा देते हैं, क्योंकि उसने मेरीन्स ऑफ टायर एवं हिप्पारकस के कार्यों का कॉपी किया था। देखिए साहित्यिक चोर किसे कहते हैं? जो किसी का साहित्य चुरा लेता है, लिखा हुआ लिखाया। तो कुछ साइंटिस्ट उसको कहते हैं कि चोर था। क्यों? क्योंकि उसने मरीन्स ऑफ टायर, एक तो ये और हिप्पारकस, दोनों जो हैं जोग्राफर्स, इनके काम की कॉपी की थी। लेकिन ये चीज, कई बातें सही भी नहीं बैठती, लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि आपसे पूछे कि साहित्यिक चोर की संज्ञा किसे दी गई है ज्योग्राफी में, तो टॉलमी को दी गई है। ठीक है, टॉलमी ने विश्व का मानचित्र रूपांतरकरण शंक्वाकार प्रक्षेप पे बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि टॉलमी ने जो प्रोजेक्शन लेकर आया था, ठीक है, उसने वर्ल्ड को किस पे बनाया था? रूपांतरित, ट्रांसफॉर्म्ड कोनिकल प्रोजेक्शन, इस पर बनाया था। ठीक है, उसके मानचित्र में दो क्या खासियत थी? उसने पहली बार अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर आधारित विश्व का मानचित्र बताया, मीन्स लेटलॉन्ग के बेस पर वर्ल्ड का मैप बनाया। विश्व मानचित्र में दिन की लंबाई के अनुसार जलवायु खंडों में विभाजित किया। देखिए दिन की लंबाई मीन्स लेंथ ऑफ द डे, दिन कितना लंबा है उस आधार पर क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया था। किसने? टॉलमी ने किया था। ठीक है, वह प्रथम विद्वान था जिसने वोल्गा नदी की जानकारी प्राप्त की और उसे मानचित्र में अंकित किया। देखिए वोल्गा रिवर आप जानते हैं, बहुत फेमस रिवर है। वोल्गा रिवर कहाँ बहती है? यूरोप में। तो वोल्गा रिवर के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? टॉलमी ने बताया था। ठीक है, टॉलमी ने ही सर्वप्रथम बंगाल की खाड़ी को मानचित्र में अंकित किया। उसने गंगा और उसके प्रमुख सहायक नदियों का उद्गम स्थल हिमालय में दिखाया। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई आपसे पूछ ले कि टॉलमी का अगर जो कंट्रीब्यूशन है स्पेशली वो किस किस चीज़ों में है, प्रोजेक्शन में है, उनकी बुक्स हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन किस तरीके का था उनका, और वोल्गा नदी के बारे में किसने बताया, बंगाल की खाड़ी को मैप में किसने बताया, गंगा और उसकी सहायक नदी के बारे में किसने बताया, तो ये सब चीज़ें याद रखने वाली होती हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देखिए मैंने बोला ना टॉलमी का कौन सा प्रोजेक्शन था जो उसने अक्षांश व देशांतर के आधार पर बनाया था?
विश्व के मानचित्र के लिए मॉडिफाइड कॉनिकल प्रोजेक्शन, समझ में आया? जो रूपांतरित है, रूपांतरित शंकुआकार प्रक्षेप, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मॉडिफाइड कॉनिकल प्रोजेक्शन, जो किसका है? टॉलमी का है। ठीक है, ये आपका टॉलमी का पूरा कंट्रीब्यूशन है आपका। ठीक है, अब आते हैं हम किसका, सबसे लास्ट में बचता है आपका ये, कुछ एक दो बात और है टॉलमी की, वो पढ़ लेते हैं। अंटार्कटिक महाद्वीप, ठीक है, ये नहीं, हाँ यहाँ से देखिए, टॉलमी के ही टॉलमी टॉलमी के ही लेखों से खोज के महान युग में भूलवेताओं को अन्वेषण का टेरा एग्निकाटा या अनजान भूमि खोज की प्रेरणा मिली। कहने का मतलब है टेरा एग्निकाटा क्या है? टेरा एग्निकाटा है कि अनजान भूमि की खोज करने की जो मतलब प्रेरणा है, यानी अनजान भूमि को खोज करने की जो प्रवृत्ति है, उसको टेरा एग्निकाटा कहा गया है। ठीक है, तो ये याद रखना कि टेरा एग्निकाटा की जो प्रेरणा है वो किससे मिली है? टॉलमी से मिलती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि टेरा एग्निकाटा जो वर्ड है ये मुझे टॉलमी से याद रखना है, बस इतना भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जिसमें अनजान भूमि की खोज की बात की गई है। फिर आते हैं लास्ट में आपके पंपोनियस मेला। पंपोनियस मेला में इनकी बस क्या मेनली चीज़ है? ठीक है, देखिए मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है, ये आप कहीं और से मैंने लिया था। स्काईलैक्स में मेला ने बताया, मेला मीन्स ये पंपोनियस मेला, इनकी बात हो रही है। में मेला ने बताया कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हैं और नॉर्थ टेम्परेट एंड साउथ टेम्परेट ही रहने लायक हैं। ठीक है, स्काईलैक्स क्या है? बुक है किसकी? पोम्पोनियस मेला की, जिसमें क्या कहते हैं ये कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं वर्ल्ड में। ठीक है, और रहने लायक सिर्फ नॉर्थ टेम्परेट और साउथ टेम्परेट यानी शीतोष्ण कटिबंध जो रीजन है दोनों गोलार्धों के, वही रहने लायक हैं। ये बात कौन बोलते हैं? पोम्पोनियस मेला। कौन सी किताब में? स्काईलैक्स में बोलते हैं अपनी। ठीक है, तो पोम्पोनियस मेला, टॉलमी, पिलनी और आपका स्ट्रेबो, ये आपके फेमस रोमन जोग्राफर्स हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना रोमन जोग्राफर के कंट्रीब्यूशन में। ठीक है, बस इन पॉइंट्स को याद रखिएगा कि स्ट्रेबो ने क्या क्या योगदान दिया था, क्या बुक्स थी, कोई वर्ड दिया है, मैथ में किसको अंकित किया है, और ये बेसिक जो चीज़ें हैं। ठीक है, तो इससे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लाइन बाय लाइन बस इन्हीं चीज़ों को पढ़िएगा जो अंडरलाइन किया हुआ है, जो मैंने ऐड ऑन किया हुआ है। ओके, फिर आपका ये कंप्लीट।